माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। आज मैं एमएसएन टॉपिक में से रेस्पिरेटरी सिस्टम में से एक अस्थमा डिजीज होती है जिसको आज मैं डिफाइन करूंगा। अस्थमा क्या सिस्टम है, क्या मैटर है, क्या होता है ये, और इसके कॉसेस यानी कि क्या कारण हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं यानी क्या क्या इसके लक्षण दिखेंगे, प्रिवेंशन करेंगे हम इसके, क्या प्रिवेंशन में प्रोसीजर हो रहा है, और डायग्नोसिस में यानी क्या क्या टेस्टिंग होगी, और ट्रीटमेंट में क्या हम पेशेंट को क्या ट्रीट करेंगे, पेशेंट को कैसे हम डील करेंगे, कैसे कंसल्ट करेंगे, उसके अनुसार हम क्या क्या ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, आज हम ये सारी चीज डिफाइन करते हैं। ये है टॉपिक हमारा अस्थमा का। ठीक है ना, अस्थमा इज ए ब्रोंकोल अस्थमा। अस्थमा को भी हम ब्रोंको अस्थमा से नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे आगे कि अस्थमा इज ए लॉन्ग टाइम कंडीशन अफेक्टिंग द एयरवे। इसमें क्या हो रहा है, किसी पेशेंट है, कोई पर्सन है, इसको क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक कंडीशन यानी क्रोनिक टाइम तक जो अफेक्टिंग हो रही है वो एयरवे की हो रही है। ठीक है ना, अब किसकी वजह से कॉज हो रही है आगे हम पढ़ते हैं कि इट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन एंड नैरोविंग एयरवे इनसाइड द लंग्स विच रिस्ट्रिक्ट्स एयर सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है, जो ट्यूब टाइप आप स्ट्रक्चर, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सबने पढ़ा होगा, नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रांचेस, ब्रोंकाइस, एलुलाई और कैपिलरी टू हार्ट टू ऑल बॉडी तक सप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस बीच में कहाँ प्रॉब्लम कॉज हो रही है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंको ट्यूब्स। जो आप जानते हो ब्रोंको ट्यूब्स, उसमें क्या हो रहा है, किसी भी कॉज की वजह से इन्फ्लामेशन और एंड नैरोविंग साइज हो रहा है उसका। अब कोई पार्ट है यानी कि कोई एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं, कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई कोई चीज फंस जाए तो उसका क्या होगा, साइज नैरो। सेम कंडीशन इसमें हो रही है, जो इसकी ब्रोंकियो ट्यूब है उसके अंदर किसी भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन और नर्विंग। ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है स्ट्रक्चर है। इसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा इसमें कि ब्रीथिंग साइकिल किस तरीके से चल रही है। ठीक है ना, अब एयर हम लेंगे। अब एयर के अंदर क्या है भाई, ऑल वो आ रहे हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एथिलीन ऑक्साइड है, सब चीज मिक्स आ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है प्रोसीजर में, हम नोज के द्वारा लेंगे, इनहेल करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी, फेरिंग्स से होते हुए, लेरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में जाएगी। ट्रेकिया जो है ब्रांचेस में डिवाइड कर देगा। ब्रांचेस कहाँ लेके जाएगी, ब्रोंको और एल्यूलाई, और एल्यूलाई की जो कैपिलरी है जो कि हार्ट पर पहुंचा रही है वो उधर सप्लाई करेगा। अब इनहेल कर लिया और एक्सहेलेशन, ये प्रोसीजर इसमें चल रही है। ठीक है ना, और ये जो ट्यूब टाइप जो स्ट्रक्चर है जो आप आगे दूसरे पिक्चर्स में देख रहे होंगे, जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, ब्रोंको। जो भाई टॉपिक हमारे क्या था कि अस्थमा इज ब्रोंको अस्थमा, हम अस्थमा को ही हम ब्रोंको अस्थमा भी बोलते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब अस्थमा बोल रहे हो आप ब्रोंको अस्थमा बोल रहे हो, भाई झगड़ा सेम हो रहा है इसमें। अस्थमा इज ब्रोंको अस्थमा। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो ब्रोंको ट्यूब में ही हो रहा है, इन्फेक्शन एंड नैरोविंग और इन्फ्लामेशन इसी में कॉज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग साइकिल नहीं हो पा रही है प्रॉपर। उसकी वजह से ही तो डिफेक्ट होता है भाई, चेस्ट टाइटनेस रहते हैं, डिफिकल्टी किसकी हो रही है, एयरवे और ब्रीथिंग की। ये होता है इसमें प्रोसीजर। कॉजेस ऑफ अस्थमा, एनीवन कैन डेवलप अस्थमा एट एनी एज, और पीपल विद एलर्जी और पीपल एक्सपोज टू टैबैको स्मोक आर मोर लाइकली टू डेवलप ऑफ अस्थमा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है ना, पेशेंट की ओल्ड एज है जरूरी नहीं है, एडल्ट है तो भी हो सकता है। और सेकंड है, किसी भी पेशेंट किसी भी चीज की एलर्जी हो रही है, यानी कि कोई हेयर है, जानवर है, कॉकरोच जो होती है उसके जो हेयर की जो स्मेल रहती है उसकी वजह से भी हो सकता है, या टबैको स्मोकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा एक्सक्रेसिव मात्रा में, जो टबैको होता है स्मोकर जिसको हम हैवी स्मोकर बोलते हैं, उसको भी अस्थमा हो सकता है। ठीक है ना, ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन, डस्ट, कोल्ड टेम्परेचर, अप डाउन हो रहा है मौसम, इससे इन्वायरमेंट फैक्टर पड़ रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ट्रिगर बैठ जाएगा पेशेंट
को, जिसके वजह से अस्थमा अटैक भी आ सकते हैं पेशेंट को। और ये दूसरे नंबर पर जेनेटिक, यानी कि मदर टू फादर में आ सकता है, मदर टू चाइल्ड में आ सकता है, या और अगर तभी तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, यानी फैमिली के अकॉर्डिंग भी पेशेंट को हो सकता है। और तीसरे नंबर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा हो, या क्रोनिक हो रहा हो इन्फेक्शन, या एक्वायर्ड हो रहा हो इन्फेक्शन, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन, सीओपीडी या ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया एक्सपायर्ड, यानी कि सिम्टम ऑफ अस्थमा, यानी कि ये कुछ सिम्टम है किसके, अस्थमा के। नंबर पहला है वीजिंग साउंड। ये क्या होता है कि वीजिंग करते समय जो एयर प्रोड्यूस होती है उसको हम वीजिंग साउंड बोलते हैं, जिसको हम घरघराहट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे है कफिंग। जो कफिंग क्या होता है, यानी कि स्प्रूटम। स्प्रूटम जो पेशेंट को नाइट टेम्पर बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो बड़े बूढ़े होते हैं चवन्नी अठन्नी निकाल देते हैं, जो पेशेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट टेम्पर ही पेशेंट को खांसी, बलगम, स्प्रूटम जे आउट होगा, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई, प्रॉपर तरीके से एयर नहीं ले पाएगा। और ट्रेकिकार्डिया, यानी कि इन वाले पेशेंट को क्या होता है, ये बहुत मोस्ट कॉमन रहता है ट्रेकिकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट बहुत इंक्रीज रहेगी, जिसकी वजह से पल्स इंक्रीज बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है ना। और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, पल्स एंड विद स्किन, ठीक है ना। और रैपिड ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है ना। ये कुछ इसके सिम्टम रहते हैं अस्थमा के। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, यानी कि क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल हिस्टोरी में क्या होगा, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेशेंट एंड स्लीपिंग, यानी कि पेशेंट की जो मेडिकल हिस्टोरी होगी उसको हम एग्जामिनेशन करेंगे, उस हिसाब से ट्रीट करेंगे पेशेंट को। सिम्टम, अब सिम्टम में क्या है कि एनी हिस्टोरी ऑफ एलर्जिस एंड अदर लंग्स डिसीज, यानी कि पेशेंट को हम देखेंगे कि किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है, या फिर कोई डिसीज क्रॉनिक नहीं हो रही है, यानी कि सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाई, लंग्स एब्सिस, निमोनिया, ये सब चीज़ तो नहीं है डिसीज क्रॉनिक, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है, ठीक है ना। तीसरा है स्पायरोमेट। दिस टेस्ट measures airflow throughout lungs and is used to diagnosis and monitor patient प्रोसेस विद ट्रीटमेंट, यानी कि जो स्पायरोमेट्री होती है उसमें क्या हो रहा है कि एयर फ्लो हम देख लेते हैं प्रॉपर कि पेशेंट का क्या एयर फ्लो होता है। जो टाइप की मशीन आती है जिसके अंदर आप फूंक मारते हैं और कुछ बबल्स टाइप के उड़ते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक वाले, उसको बोलते हैं हम स्पाइनोमेट्री, ठीक है ना। और हम चेस्ट एक्सरा भी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरा के बाद सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, यानी कि चेस्ट एक्सरा में कोई प्रॉब्लम निकली उसको हम प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम एग्जामिनेशन करने के लिए हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ब्लड टेस्ट भी, ट्रीटमेंट, ठीक और है ना, स्किन ट्रीटमेंट टेस्ट में भी, हम ठीक क्या है। पढ़ेंगे, ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जिसकी हेल्प से ब्रीथिंग नॉर्मल हम कर सकते हैं पेशेंट की। नंबर दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, जिसमें क्या है कि दिस मेडिकेशन रिड्यूस सोइलिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन द एयरवे, दे मेक इट्स occurs for air to enter and excretive the lungs, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि मेडिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सोलिंग खत्म करेगी, ठीक है ना। और एयर फ्लो प्रॉपर पहुंचाएगी, और प्रोडक्शन हो रहा है किसका, म्यूकस का, उसको सीक्रेट जो हो रहा है उसको बंद करेगी, उसमें रिलीफ दिलाएगी। और यानी कि एक्सक्रेसिव द लंग्स, यानी कि प्रॉपर तरीके से एयरवे सर्कुलेशन बनाएगी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अटैक, यानी कि हम प्रिवेंशन देखेंगे किसके, अस्थमा अटैक के, ठीक है ना। कॉजेस ऑफ ट्रैजेस, ठीक है ना। अब हम इससे क्या हो, कॉजेस से हमको बचना है, पॉल्यूशन से बचना है, यानी कि डस्टिंग एयर, एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आना, स्मोकिंग, यानी कि जो टोबैको होते हैं इसको स्मोक कम करना है, ठीक है ना। और फैटी फूड, यानी कि बाहर की चीज़ नहीं खानी है, फैटी फूड नहीं खानी है। डस्ट से हमको प्रिवेंट रहना है, यानी साफ सफाई का हमको पूरा ध्यान रखना है। और यानी कि एनिमल्स, कैट है, रैबिट है, इन सब चूहे वगैरह से, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और बैक्टीरिया एंड
वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना? उससे हमको हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है ना? और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।